हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है आपका 14 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए हाल ही में जो है आपका राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों हेतु सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सुषमा स्वराज सर्वोच्च न्यायालय की वकील और एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने 16वीं लोकसभा के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वे इस पद पर कार्य करने वाली दूसरी महिला थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देश के अग्रणी उर्वरक निर्माता सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए देश के अग्रणी उर्वरक निर्माता सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की है। यह अत्याधुनिक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थायी आधार पर ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने हेतु स्थापित किया गया है। यह परियोजना अत्याधुनिक हरित एवं सतत प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए समूह की ESG रणनीति के अनुरूप है। बात करते हैं सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड परिसर के भीतर जो है आपका बड़े जलाशय पर स्थित यह सौर संयंत्र प्रति वर्ष जो है आपका वो 42.0 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। इसके माध्यम से उत्पन्न समग्र बिजली का उपयोग जो है वो आपका स्पाइस और ग्रीन स्टार फर्टिलाइजर द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के कौन से संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया गया? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से लैस करने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है। बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो आपका NYPF वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, आम आदमी के दृष्टिकोण को समझना, राय बनाना और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी तीसरे संस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से मंत्री ने हाल ही में सहायक कर्मचारियों की पेंशन सृजित करने और उसमें योगदान देने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्री, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्री, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्री। देखिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में सहायक कर्मचारियों की पेंशन सृजित करने और उसमें योगदान देने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पेंशन के तहत लोग अपने सहायक स्टाफ जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी
पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी एक निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान देता है और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी इसमें उतना ही योगदान दिया जाता है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के घर में काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह की अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, श्रम एवं रोजगार मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर में स्थित पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में 9 से 11 मार्च के बीच पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रायपुर। देखिए, दिल्ली स्थित पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में 9 से 11 मार्च के बीच पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान है। इस मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 40,000 किसानों ने हिस्सा लिया और IARI तथा 100 ICAR संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित किस्मों एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन तकनीक, सटीक खेती, गेहूं की किस्मों, फलों, सब्जियों और फूल समेत विभिन्न कृषि मॉडल एवं किसान सलाहकार सेवाओं पर लाइव प्रदर्शनी आयोजित की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साहित्य अकादमी द्वारा कब से कब तक नई दिल्ली में साहित्योत्सव नामक समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए 10 से 15 मार्च 2022 तक, ऑप्शन बी 11 से 16 मार्च 2022 तक, ऑप्शन सी 12 से 17 मार्च 2022 तक, ऑप्शन डी 13 से 18 मार्च 2022 तक। देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में साहित्य उत्सव नामक समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु किया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान 24 आदिवासी भाषाओं के प्रतिनिधित्व के साथ नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन लॉन में आदिवासी लेखकों की बैठक का भी आयोजन किया गया। साथ ही इस उत्सव के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार के 24 विजेताओं को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 10 से 15 मार्च 2022 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र खूटिया, ऑप्शन बी मनीष मौर्य, ऑप्शन सी देवाशीष पांडा, ऑप्शन डी है आपका अशोक श्रीवास्तव। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रारंभिक तौर पर देवाशीष पांडा की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। ज्ञात हो कि मई 2021 में सुभाष सिंह खूटिया के IRDAI के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद जो है खाली था। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है। इस 10 सदस्यीय निकाय में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका कार्य भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हट्टी समुदाय जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग हो रही है किस राज्य की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा कि हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की इस पर मंजूरी आनी अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देश के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया में रहने वाली हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए इथनोग्राफिकल प्रपोजल भी भेजा है। गौरतलब है कि गिरी नदी सिरमौर जिले की सबसे बड़ी नदी है, जो शिमला जिले के कोटबाई जुम्बल की कुप्पड़ पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह अतः फावटा साहिब के पास यमुना नदी में मिलती है और इसी नदी में बहुत सी सहायक नदियां जो है शामिल हो जाती है और उनमें से जलाल प्रमुख नदी है और इसी के सामने जो है वो आपका हट्टी समुदाय निवास करता है। तो इसी को जो है अभी एसटी का दर्जा देने की जो है मांग हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को किस जगह स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी जामनगर। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। आयुष मंत्रालय के तहत जामनगर में WHO GCTM की स्थापना की जाएगी। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टिंग वैश्विक केंद्र यानी कार्यालय होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जामनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आपका, 25 दिसंबर 2014 को आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रीय व्यापी प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कथन 2, यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव द्वारा 10 मार्च को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कैप्टिव नियोक्ता पहल को बढ़ावा देने पर आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता की गई। 16 से अधिक सेक्टर कौशल परिषदों और 180 से अधिक हितधारकों ने भी इस वेबिनार में भाग लिया है। 25 दिसंबर 2014 को आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रीय व्यापी प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। DDU-GKY का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना तथा उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम की कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट के साथ एक परिणाम केंद्रित डिजाइन है तथा यह न्यूनतम अनिवार्य प्रमाणन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसमें जो है आपका कथन 1 तो सही होगा, लेकिन कथन 2 है वो आपका गलत होगा। इसमें लिखा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जबकि इसका जो है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसमें आपका कथन कौन सा पूछा गया है, सत्य है, तो ऑप्शन ए होगा केवल 1। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।